मैं खराब करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं बिहारी हूं और बिहार में एक कहावत है कि ना अट करो ना पट करो, जो भी करना है झटपट करो। मैं अपनी बात कुछ बोलूं उससे पहले एक बात, ऐसे कितने लोग हैं, थोड़ा सा कैमरे वाले भाई से आग्रह कि वो इधर करके रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो। आप इधर आ जाओ, टेबल इधर लगा लो। इस हॉल में बैठे कितने लोग हैं जिनके पास 2 घंटा समय नहीं है? वो थोड़ा हाथ उठा लें। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास 2 घंटा समय नहीं है? अगर सर से नहीं उठा सकते हाथ तो मैं कह रहा हूं उठा लें। अगर किसी की बस है, बस छूटने की डर है, तो अपना हाथ उठा सकते हैं। नहीं हाथ उठा सकते हैं तो मैं बता दूं, जिनको बस छूटने की डर है अभी गेट पर जाएं, अपना टिकट वापस करें और बस पकड़ लें। और जिसको बस पकड़ने की जल्दी नहीं है वो बैठे। अरे छूटी है बस तो छूट जाने दो, एक दिन आपकी बस छूट जाएगी। अरे मैं तो चाहता हूं कि कहीं आपकी जिंदगी की बस न छूट पाए। लेकिन आपकी जिंदगी की गाड़ी नहीं छूटेगी, इसकी गारंटी है अगर आप अपने ऊपर गर्व करना सीखें। गर्व करना सीखें अपने आप पर, गर्व करना सीखें अपने माता पिता पर, गर्व करना सीखें अपनी जन्मभूमि पर, गर्व करना सीखें अपने देश पर, गर्व करना सीखें अपने कंपनी पर, गर्व करना सीखें अपने कंपनी के प्रोडक्ट पर, और गर्व करना सीखें अपने राष्ट्रगान पर। बहुत दुख हुई आज दोस्तों, जब शुरुआत हुई मीटिंग की, राष्ट्रगान हो रही थी तो कुछ लोग टहल रहे थे, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। इस बात को देखकर हमें बहुत दुख हुई। दोस्तों गर्व करना सीखो अपने राष्ट्रगान पर। किस तरह गर्व करना सीखो राष्ट्रगान की, किस तरह। अभी 10 दिन पहले इंदौर की एक घटना है, आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा। एक रिटायर फौजी अफसर के घर एक चोर घुस जाता है। फौजी अफसर अकेला, पूरा परिवार बाहर गया था। आवाज आती है, फौजी अफसर जगता है, खिड़की से देखता है कि दूसरे रूम में चोर सारा सामान सिमट चुका था। उसको जब कुछ नहीं सूझी तो उसने टेप रिकॉर्डर पर राष्ट्रगान बजा दी, और जैसे ही राष्ट्रगान बजाया चोर सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। और जैसे ही चोर सावधान की मुद्रा में खड़ा होता है, वह फौजी अफसर रस्सी लेता है और उस चोर का हाथ पैर बांध देता है। चोर हिलता तक नहीं है। पुलिस आती है, उस चोर को पकड़ कर ले जाती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला होता है। अभी 10 दिन पहले उस फैसला हुआ था। जानना चाहेंगे फैसला क्या हुआ? वह चोर बाइज्जत रिहा हो गया और उस फौजी अफसर को आजीवन कारावास हो गया। अरे जब चोर होकर अपने राष्ट्रगान पर गर्व कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? अभी कर सकते हो? तो इधर से फिर से एक बार राष्ट्रगान बजेगी और मेरे सुर में सुर मिलाकर आप राष्ट्रगान गाएंगे, सीना चौड़ा करके। और सीना टाइट कैसा होना चाहिए? अरे दोस्तों सीना टाइट कैसा होना चाहिए कि अगर दुश्मन गोली भी चलाए तो इस सीने पर अंदर नहीं जाकर रिटर्न होकर उसको लगनी चाहिए। दोस्तों कितने लोग चाहते हैं कि आज मैं कुछ बोलूं? अब सारे लोग चाहते हो कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन इधर समझ में नहीं आ रहा है कि आज मैं क्या बोलूं। हाँ दोस्तों, अरे आप तो चाहते हो कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन इस लड़के को समझ में नहीं आ रहा है कि आज मैं क्या बोलूं, क्यों? ठीक कल 29 महीने हो जाएंगे हमको इस बिजनेस में आए हुए। अरे 29 महीने पहले की बात कि इस लड़के के पास था ही नहीं कुछ बोलने को, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। और 29 महीने बाद आज इतनी है बोलने की कि समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। लेकिन यहां रॉयल्टी चिभराए, टेक्निकल चिभराए, अशोक जी आए,
सतपाल जी आए, सारे लोगों ने मेरी बहुत तारीफ कर दी। लेकिन एक बात याद रखना, मैं मास्टर नहीं हूं कि मैं आपको पढ़ा सकता हूं। मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं हूं, आपको कुछ सिखा सकता हूं। अरे बहुत मैं जानकार भी नहीं हूं कि मैं आपको कुछ बता सकता हूं। न मैं सिखा सकता हूं, न बता सकता हूं, न पढ़ा सकता हूं। लेकिन एक क्वालिटी है इस लड़के में, अगर आप अपने जीवन में निराश होकर सो रहे हैं तो मैं आपको जगा सकता हूं। और बोलने से पहले एक बात और क्लियर कर दें कि मैं हर जगह जाता नहीं हूं। मैं हर जगह जाता नहीं हूं। एक बहुत बड़ी कमी है मुझ में कि मैं हर जगह जाता नहीं हूं। क्यों? कि जहां एक बार चला जाता हूं वहां जाना बंद नहीं करता हूं। आप लोग बुलाएं या ना बुलाएं, यह लड़का जहां एक बार चला जाता है वहां कभी जाना बंद नहीं करता। जहां जाता हूं, किसी को सपना दिखाता हूं, मैं तब तक वहां जाता हूं जिसको मैं सपना दिखाया हूं तब तक जाऊंगा जब तक उसका सपना साकार न हो जाए। नाम कमलेश्वर राय, नाम कमलेश्वर राय, रहने वाला कहां का जानते हैं आप? नहीं जानते हैं आप। नाम कमलेश्वर राय, रहने वाला ग्रेट आसियन कंट्री इंडिया का। अरे कैसे मैं कहूं कि मैं बिहार का हूं, जब काम अपना पूरे हिंदुस्तान में है तो मैं बिहार का कैसे हो सकता? नाम कमलेश्वर राय, रहने वाला ग्रेट आसियन कंट्री इंडिया का। उम्र बता दूं अपनी उम्र, लेकिन डर लगता है कि बहुत लोगों का कुछ कमजोर दिल वाले होंगे, उनकी हार्ट अटैक न हो जाए। हाँ दोस्तों, उम्र बताता हूं तो आधे लोग तो गाली देते हैं कि झूठ बोलता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, आरसी में आने के बाद यह लड़का एक शब्द भी झूठ नहीं बोलता है। नाम कमलेश्वर राय, उम्र 49 साल। हम लोगों को समझ सके तो समझो दूबर जाल। उम्र 49 साल, 49 इयर्स। अब आप बोल सकते हो कि देखने में तो 30-35 का लगता है और बोलता है 49 साल का, लगता तो नहीं है। लेकिन 29 महीने पहले जब उम्र थी 47 साल, यह लड़का दिखता था 60 साल का। 29 महीने बाद जब उम्र है 49 साल, यह लड़का दिखता है 30-35 का। क्यों? इसका बस एक ही कारण, अर्सिम बिजनेस, अर्सिम बिजनेस, अर्सिम बिजनेस। समझोगे उतनी होगी हैरानी। मैं कुछ बोलूं उसके पहले एक चेतावनी कि किसी नौजवान को अगर मेरे बात पर गुस्सा आए तो भैया सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक जगह पर मेरी पिटाई आप नहीं करें। रूम में बंद कर जितना पिटना हो पीट लेंगे। नौजवानों को मेरी बात बहुत बुरी लगती है। क्यों? हाँ दोस्तों, बचपन से आदत थी कुछ अलग करने का। माता पिता का बहुत नाम था, लेकिन मेरा मानना था कि अगर इस लड़के का नाम होगा हिंदुस्तान में तो इसके बदौलत, माता पिता के बदौलत नहीं। अरे मैं तो चाहता था कि मेरे माता पिता का नाम हो मेरे बदौलत, मेरे बदौलत। क्यों? मेरा मानना है, आज भी मेरा मानना है, इसी बात पर नौजवानों को बुरा लगता है मेरी बात। मेरी मानना है भाई, मैं मानता हूं कि 18 साल से ऊपर के किसी भी नौजवान को अपने माता पिता के बनाए हुए मकान में नहीं रहना चाहिए। 18 साल से के ऊपर के किसी भी नौजवान को अपने माता पिता के बनाए हुए मकान में नहीं रहना चाहिए। वह लड़का हो या लड़की, कोई फर्क नहीं पड़ता।
18 साल से ऊपर के किसी भी नौजवान को अपने माता पिता के बनाए हुए मकान में नहीं रहना चाहिए। हाँ, अगर वह नौजवान कुछ करना चाहता है तो कुछ ऐसा करे कि मकान वह बनाए और उसमें उसके माता पिता रहें। बस यही मेरी मन्नत थी और मानता था, यही करना भी चाहता था। इसके लिए मैं करता क्या, पढ़ाई लिखाई हो रही थी अच्छी भली। जिस जिले में मैं पैदा लिया था, सीनियर हाई स्कूल की परीक्षा में उस जिले में मैं टॉप आया था। हाँ दोस्तों, उस जिले में मैं टॉप आया था। मेरे माता पिता, गांव के लोग कहते थे कि बेटा मेरा पढ़ने में बहुत तेज है, कलेक्टर बनेगा। शायद मैं उनकी मनोकामना पूरा भी कर देता, लेकिन ऊपर वाले को तो शायद कुछ और मंजूर था। मेरे इस दाहिने हाथ में करंट लग जाता है। दिल्ली के एम्स में मैं पूरे 6 साल भर्ती रहता हूं। घर वालों के पैसे की बदौलत, आपका प्यार, ऊपर वाले का आशीर्वाद कि हाथ कटने से तो बच गया, लेकिन आज भी इस हाथ से साइन करने के सिवा मैं 2 लाइन लिख नहीं सकता। तब मैं क्या करता? हाँ दोस्तों, तब मैं क्या करता? बिजनेस किया, बिजनेस में सफलता भी मिली, लेकिन जो मैं चाहता था वो तो नहीं मिला। पटना आया। पटना मेरे बड़े भाई बैंक मैनेजर, बड़ी भाभी इनकम टैक्स कमिश्नर, मेरे पिताजी खुद बिहार सरकार में मिनिस्टर थे, मेरे नाना जी भारत सरकार में मिनिस्टर थे, मेरी चाची एमपी। बहुत बड़ा परिवार। यह मत समझें कि मैं आपको यह बताने आया हूं, पहली बार यह बता दिया इसलिए कि घर से दूर हूं, लेकिन किसी को बिजनेस में लाने के लिए यह सब इस्तेमाल नहीं किया। मैं चाहता नहीं था कि माता पिता, नाना, चाचा, चाची के चलते मेरा परिवार बढ़े, मेरी कुछ इज्जत प्रतिष्ठा बढ़े, उससे तो मतलब ही नहीं था। मैं आया पटना में, मेरे बड़े भाई बैंक मैनेजर, भाभी इनकम टैक्स कमिश्नर, उनके पास रहने लगा। अचानक मेरी मां का देहांत हो गया। अपने बड़े भाई में मैंने पिता का रूप देखा, भाभी में मैंने मां का चेहरा देखा, उनके पास रहने लगा। उसके बाद मेरी शादी कर दी गई, 4 बच्चे हो गए, 3 बिटिया, 1 बेटा। काम की तलाश में मैं अठन्नी भी नहीं मांगता था परिवार से, देना तो लोग बहुत चाहते थे। मेरे परिवार, रिश्तेदार, जान पहचान वाले इतने हस्ती वाले लोग थे कि उनके नाम का इस्तेमाल करके भी मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन किसी से मैंने उनका नाम नहीं लिया, क्योंकि बचपन से मानना था कि मैं कुछ करूंगा तो अपने बदौलत। यह मेरा मानना था दोस्तों। बड़े भाई के कुत्ते की तरह दिए हुए टुकड़े पर मैं पल रहा था, काम की तलाश में था। अचानक एक मित्र मिलता है, वो कहता है कि कमलेश भैया, पैसा तो आपके पास है नहीं क्योंकि परिवार से ले नहीं सकते हो, तो आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर। मैंने कहा क्या? उसने कहा करोड़पति और बनने और बनाने का बहुत सुनहरा अवसर। मैंने कहा बताओ तो। उसने कहा कि यह जानते हो कि करोड़पति कैसे बन जा सकता है? मैंने कहा नहीं। उसने कहा नहीं जानते हो तो सुन लो, करोड़पति बनने का सिर्फ 4 तरीका। पहला तरीका कि करोड़पति बाप के यहां जन्म ले लो। मैंने कहा यह तरीका मेरे को पसंद नहीं। फिर उसने कहा दूसरा तरीका कि किसी करोड़पति लड़की से शादी कर लो। मैंने कहा यह तरीका भी मेरे को पसंद नहीं। उसने कहा तीसरा तरीका कि आप बैंक लूटना स्टार्ट कर दो। मैंने कहा यह तेरा तीसरा तरीका भी मेरे को पसंद नहीं। तब उसने कहा ये तीनों तरीका जब आप पसंद नहीं करते तो आपके पास बस एक ही तरीका बचता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये आज से करीब 6 साल पहले की बात। मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में जानकारी नहीं था। उसने लाया एक फॉर्म, कहा कि
7,800 रुपये दो, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन करा देते हैं। 7,800 रुपया मैंने दिया, एक किट लाकर पकड़ा दिया। मेरा चेहरा मेरे सारे दोस्त जान पहचान वाले जानते थे कि यह लड़का कुछ भी करेगा, कम से कम गलत तो नहीं करेगा। मैं जिससे कहा वो 7,800 रुपया दे देते थे, मैं साइन करा देता था, किट दे देता था। 2 महीने बाद अचानक मैं बीमार पड़ा। बीमार पड़ने के बाद 1 महीना बीमार रहने के बाद जब मैं घर से बाहर निकला तो मैंने परिवार वाले से पूछा कि चेक आया है क्या? परिवार वालों ने कहा नहीं। मैंने अपने सीनियर से पूछा, सीनियर ने कहा कि पहले पता करो कि तुम्हारे ग्रुप में इस महीने ज्वाइनिंग कितनी हुई। मैंने पता किया, एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। फिर उन्होंने कहा प्रोडक्ट कितने यूज हुए, मैंने पता लगाया। जिससे पूछता था किसी ने नहीं खरीदा था, और एक दोस्त मिल गया। जन बिहार के भोजपुर इलाके में हुई थी। एक दोस्त मिला जिसका नाम सुरेंद्र। मैंने कहा भैया सुरेंद्र, इस महीने कोई प्रोडक्ट खरीदा? और उसने एक तरह से गाली देते हुए कहा था। एक मेरे में और कमी है, मंच से जिस बात को मैं बोलता हूं, इस इंडिया में किसी की हिम्मत नहीं कि उस लहजे में बात कर ले, क्योंकि मैं कुछ छुपाता नहीं हूं, मैं कुछ अपनी बात बताता नहीं हूं। जो मैं था, जैसा मेरे साथ हुआ और जैसा मैंने किया, बस यही मन से बताता हूं। उस दोस्त ने मेरे से कहा था जिस भाषा में, उसी भाषा में मैं आपको बता दूं। उस दोस्त ने कहा 7,800 रुपए का तुमने डिमांड की, मैं तेरा दोस्त दे दिया, लेकिन कभी तुमने सोचा कि मेरे बाप ने एक साइकिल खरीद कर नहीं दिया और तुमने कारवास दे दिया, इसका क्या करूंगा? उसने कहा कभी सोचा कि मेरी पत्नी के पास 200 का साड़ी नहीं और 600 का साड़ी धोने का लिक्विड दिया? अरे कभी तुमने सोचा कि घर का फर्श मिट्टी का और तुमने टाइल्स साफ करने का मसाला दे दिया, इसका मैं क्या करूंगा? अरे कभी सोचा कि गांव में दातुन बहुत लोगों को नहीं मिलता और तुमने 99 रुपए का टूथपेस्ट दिया, इसका क्या करूंगा? होश ठिकाने आ गई उसकी बात को सुनकर। हाँ दोस्तों, उसकी बात को सुनकर होश ठिकाने आ गई। मैंने कहा भैया ठीक कहते हो, और मैंने उस काम को बंद कर दिया। और जिस दिन मैंने उस काम को बंद किया, एक और सज्जन आते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा हुआ कि उस काम को आपने बंद कर दिया। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि बहुत सस्ता एक तरीका है मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसमें आप करोड़पति बन सकते हो, बना सकते हो, पैसा भी ज्यादा नहीं लगता है। मैंने कहा कितना? उन्होंने कहा 2500 रुपए। मैंने फिर 2500 रुपए दे दिए। एक फॉर्म लाए, साइन किया, और उन्होंने कहा वह बात तो मैं नहीं बता सकता, उस कंपनी का नाम भी नहीं ले सकता, लेकिन उस कंपनी का नाम था 2500 रुपए दो, पहले बुद्धू बनो, उसके बाद 3 लोगों को बुद्धू बनाओ। शायद इधर भी आई होगी वो कंपनी। 3 महीने में दोस्तों आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, 17,000 लोग मेरे टीम में हो गए थे सिर्फ 3 महीने में उस बुद्धू बनाओ वाले स्कीम में। चौथे महीने पता चला कि उस कंपनी के मालिक मिस्टर मनीष मेहता सिंगापुर चले गए। अब चौथे महीने से मेरी स्थिति कि जो लोग आंख नहीं दिखाने लगे, जो सामने खड़ा नहीं हो सकते थे, वो आंख दिखाने लगे। अरे जो बोली नहीं बोल सकते थे, वो गोली मारने की बात करने लगे। दिन में नहीं, रात में भी घर से निकलना बंद हो गया। रात में भी घर से नहीं निकल पाता था मैं। धीरे 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 मेरे बच्चे कुछ बड़े होते गए और परिवार पर मैं बोझ बनता गया। अचानक एक दिन, हाँ दोस्तों, करीब 3.5 साल पहले की बात, अचानक एक दिन मैं काम की तलाश में था, नौकरी की, कि अब नौकरी कर लूं, परिवार कैसे चलेगा। अचानक काम की तलाश में था। 11 बजे रात को मैं घर आता हूं, दरवाजे का कॉल बेल बजाता हूं, बड़ी भाभी दरवाजा खोलती हैं और दरवाजे के सामने से हटती नहीं है।
11 बजे रात का समय, कड़ाके की ठंड, और मेरी बड़ी भाभी के मुंह से निकलता है कि आज से तेरा इस घर में घुसना बंद, अपने बच्चों को लो, पत्नी को लो और घर से बाहर चले जाओ। मैंने सोचा कि भाभी मजाक कर रही हैं, क्योंकि मां के गुजरने के बाद मैंने अपने भाभी में अपनी मां का चेहरा देखा था, और उस भाभी का आदेश था कि घर से बाहर, वो घर के अंदर जाती हैं, मेरे चारों बच्चों को लाकर बाहर कर देती हैं, पत्नी का हाथ पकड़कर घर से बाहर। बड़े भाई पीछे से आते हैं। मैंने कहा भैया यह कहीं मजाक तो नहीं हो रहा है? उन्होंने कहा नहीं, आज से इस घर में का दरवाजा तेरे लिए बंद। मैंने कहा इतनी ठंड में, अरे इतनी रात को मैं जाऊंगा कहां? उन्होंने कहा जहन्नम में चले जाओ, इस घर में नहीं जगह। मैंने अपने चारों बच्चों का हाथ पकड़ा, पत्नी को लिया और पटना स्टेशन पर आता हूं। मेरे हाथ में पत्नी, बच्चे और मेरे शरीर पर जो कपड़े थे इसके अलावा कुछ नहीं था। कड़ाके की ठंड, मैं क्या करूं? पॉकेट में अठन्नी भी नहीं। रद्दी कागज चुन चुन कर मैं और मेरे बच्चे लाते हैं, उसको जला जलाकर किसी तरह रात कटती है, और सुबह एक मेरे मित्र के प्रयास से मिलती है हमें 1200 रुपए की नौकरी। हाँ दोस्तों, मात्र 1200 रुपए की नौकरी। ये तो छोटा जगह है, पटना 60 लाख आबादी वाला शहर। आप कल्पना कर सकते हो कि 60 लाख जिस शहर की आबादी, 1200 रुपए में 6 लोगों का परिवार कैसे चलेगा? घर नहीं था, किराए का मकान में कितने का ले सकता था? किराए का मकान तो नहीं ले सकता था, इसलिए लिया एक झोपड़ी 300 रुपए किराए की। यही मेरी कहानी थी। आज से 2.5 साल पहले 1200 रुपए की नौकरी और किराए की 300 रुपए की एक झोपड़ी, किसी तरह गुजारा हो रही थी कि अचानक 8 जनवरी 2004 को मैं काम पर जा रहा था। मेरे पेट में दर्द होता है। मैंने सोचा थोड़ा बहुत दर्द था। मैं काम पर जा रहा था, जहां मैं काम कर रहा था उसका जितना दूरी नजदीक आते जा रहा था, मेरे पेट का दर्द बढ़ते जा रहा था। दर्द बढ़ते जा रहा था। जैसे ही मैं काम पर पहुंचता हूं, मैं अपने मालिक से कहता हूं कि मालिक आज मेरे को छुट्टी दे दो, आज मेरे पेट में दर्द है। वो कहता है ठीक है जाओ। और मैं जब घर आता हूं, हाँ दोस्तों, जब मैं घर आता हूं तो वहां का दृश्य जो था देखकर मेरे पैर के नीचे से धरती खिसक गई। जब मैं आता हूं उस समय मेरा बेटा घर में, जिसको होना चाहिए था स्कूल में। मैंने बेटे से पूछा कि बेटा घर में क्यों? और मेरे बेटे ने रोते हुए कहा कि पापा जी आपने स्कूल की फीस नहीं दी है, इसलिए स्कूल से नाम काट दिया गया है। अरे यहां बहुत माता पिता बैठे हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि जिसके इकलौते बेटे का नाम केवल इसलिए काट दिया जाए स्कूल से कि उसका बाप 45 रुपया महीने का फीस न दे सके, उस बाप को जीने का अधिकार है कि नहीं? और मैंने भी अपने दिल से पूछा था, और उस दिन मेरे भी दिल ने कहा था कि नहीं, ऐसे नालायक बाप को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है जो अपने बेटे को पढ़ा नहीं सकता है। और जब मेरे दिल ने कहा, उस समय मैंने फैसला किया कि आज के बाद इस दुनिया में नहीं रहना है। अभी मैं बाजार जाऊंगा, एक जहर का पुड़िया लाऊंगा, बच्चों को खिलाऊंगा, खुद खाऊंगा, पत्नी को खिलाऊंगा, और आज के बाद जीवन लीला समाप्त। लेकिन जब पॉकेट में हाथ डालता हूं तो उस समय मेरे पॉकेट में 10 रुपए का नोट नहीं था कि मैं जहर का पुड़िया लाऊं। हाँ दोस्तों, आप यकीन करें मेरा कि अगर उस दिन मेरे पॉकेट में 10 रुपया होता तो शायद आज मैं यहां नहीं होता। उस दिन 10 रुपए नहीं थे, आज इसीलिए मैं हूं, लेकिन हमें तो उस दिन मरना था। मैंने सोचा कि अभी बाहर जाऊंगा, किसी मित्र से 10 रुपए उधार लूंगा और जहर का पुड़िया लाऊंगा। मैं चला बाजार, एक मित्र सामने से आ रहा था। मैंने कहा भाई एक 10 रुपए का नोट दे दो, बहुत जरूरी काम है, कल मैं लौटा दूंगा। जीवन में पहली बार दोस्तों मैंने झूठ बोली थी और आखिरी बार भी वही झूठ था।
कि उसका पैसा कल मैं लौटा नहीं सकता था, और मैंने कहा कल लौटा दूंगा। और उस दोस्त ने कहा अरे 10, 20, 50 रुपए क्यों, 100, 200 क्यों नहीं मांगते हो? मैंने कहा दे दो। उसने कहा 500 रुपए भी ले लो, लेकिन पहले 2 घंटा का समय दो। मैंने कहा अरे 4 दिन ले लेना, लेकिन पहले 10 रुपए का नोट दो। वो कहता रहा पहले 2 घंटा, मैं कहता रहा पहले पैसा, लेकिन जीतता है वही। मैंने सोचा कि जब 2 घंटे की बात है, अरे जहर तो रात को खानी है, जब 2 घंटा कहता है तो चलते हैं इसके साथ। और वो ले जाता है पटना के IM हॉल में। पटना के IM हॉल में ले जाता है, बहुत छोटा सा हॉल, यहां तो 1000 लोग बैठे हैं, केवल 200 कैपेसिटी का हॉल था। वो गेट पर ले जाता है, मेरे लिए टिकट खरीदता है और इशारा करता है कि आगे एक चेयर खाली है, जाकर बैठ जाओ। बीच में रास्ता था, मैं आ रहा था बैठने के लिए। अचानक अभी बीच में ही था कि मंच से अनाउंस हुई कि सारे लोग खड़े हो जाएं, अब आपके सामने BC छाबड़ा जी आ रहे हैं। और जैसे ही BC छाबड़ा जी का नाम अनाउंस हुआ, सारे लोग खड़े हो गए, सीटी बजाने लगे, डांस करने लगे, कूदने लगे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई एक आदमी के लिए इतने लोग डांस क्यों कर रहे हैं। आरसीएम करते हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो जानता भी नहीं हूं। उन्होंने कहा नए हो, और नया में पहली बार में ही BC छाबड़ा से टकरा गया, जाओ अब तुमको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और जैसे ही BC छाबड़ा जी ने कहा कि कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, मैंने उनका हाथ पकड़ा। मैंने कहा सर आप हमें जानते हो? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, तब आपने ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया? अरे आपको मालूम कि कल मैं इस दुनिया में रहूंगा कि नहीं, और आपने आशीर्वाद दिया कामयाबी का। उन्होंने कहा क्या हुआ बेटा बताओ। कहानी बता नहीं सकता था, इसलिए मैंने बस एक लाइन में अपनी कहानी बताई थी कि सर जी मेरा सब कुछ जल गया है, केवल मैं बच गया हूं। उस दिन मैंने कहा था सर जी मेरा सब कुछ जल गया है, केवल मैं बच गया हूं। और BC छाबड़ा जी के मुंह से निकला अरे नालायक, जब तू बच गया है तो तेरा जला ही क्या है। मैंने कहा सर जी मेरा सब कुछ जल गया है, केवल मैं बच गया हूं। और BC छाबड़ा जी के मुंह से निकला जब तू बच गया है तो तेरा जला ही क्या है। और BC छाबड़ा जी गले में लगा लेते हैं, गले लगा लेते हैं उनका दोनों हाथ मेरे पीठ पर। और उन्होंने कहा था कान में उस दिन कि RCM बिजनेस के इतिहास में पहली घटना कि BC छाबड़ा का दोनों हाथ दिल से किसी के पीठ पर। लेकिन याद रखना यह दूसरा हाथ तेरे कामयाबी के लिए नहीं है। अरे पहला हाथ था तेरे कामयाबी के लिए, लेकिन यह दूसरा हाथ तेरे कामयाबी के लिए नहीं है। मैंने पूछा तब क्यों रखा है आपने? उन्होंने कहा यह दूसरा हाथ इसलिए है कि आज के बाद अगर गलती से भी तेरा हाथ किसी के पीठ पर पड़ जाए, वो भी कामयाब हो जाएगा, वो भी कामयाब हो जाएगा। BC छाबड़ा जी की बात को सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है मीटिंग समाप्त होगी, होटल में मिलना। मीटिंग समाप्त होती है, BC छाबड़ा जी कहते हैं होटल चलो। होटल में जाता हूं, जो मित्र मेरे को लाया था मीटिंग में, उस मित्र से कहते हैं कि एक फॉर्म लाओ। वो फॉर्म लाता है। मेरे को उस दिन मालूम नहीं था कि ज्वाइन करने में 1480 रुपए लगते हैं। आज जो 1500 रुपए का किट है वो उस समय 1480 रुपए का था। मेरे को मालूम नहीं था, नहीं तो मैं अपने उस दोस्त का एहसान नहीं लेता। फॉर्म आती है, भरी जाती है, मेरे से साइन कराई जाती है, और BC छाबड़ा जी फिर से पीठ ठोकते हैं कि जाओ तुमको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं अपने को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि इस बिजनेस में पहली बार किसी ने RCM बिजनेस का प्लान दिखाया था। उस व्यक्ति का नाम है मिस्टर BC छाबड़ा। RCM बिजनेस के बारे में पहली जानकारी ही BC छाबड़ा जी से मिली।
बीसी छबड़ा जी होटल में ले जाते हैं, प्लान दिखाते हैं, सब कुछ हो जाता है। वो कहते हैं जाओ काम करो। बीसी छबड़ा जी को एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं हम लोग। बीसी छबड़ा जी की फ्लाइट दिल्ली की ओर, और मैं अपने उस घर में, झोपड़ी में नहीं, अपने उस घर में जिस घर से हमको निकाल दिया गया था, आता हूं, फिर कॉल बेल बजाता हूं। भाभी जी दरवाजा खुलती हैं, फिर दरवाजे से नहीं हटती हैं। मैंने सोचा कि शायद इनके मन में है कि फिर कुछ घट गया होगा, मांगने आया है। मैंने क्लियर कर दिया कि भाभी मां, आप चिंता न करें, यह लड़का आज कुछ आपसे लेने नहीं आया है, आज यह लड़का आपको कुछ देने आया है। वो कहते हैं बताओ। मैं आरसीएम बिजनेस का प्लान बताता हूं, और जैसे ही आरसीएम बिजनेस का प्लान समाप्त होता है, मेरी बड़ी भाभी का हाथ सर पर जाता है और वो कहती हैं, अरे कम से कम अपने इज्जत प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं है तो इस घर का करो। क्या कहेंगे लोग कि इनकम टैक्स कमिश्नर का देवर 5 रुपए का साबुन बेचता है? अरे लोग क्या कहेंगे बेंक मैनेजर का भाई चाय बेचता है? अरे लोग क्या कहेंगे कि एक मिनिस्टर का बेटा गली गली में घूमता है 1500 रुपए के किट लेकर? वो फिर धक्का देती हैं। बड़े भाई को प्लान दिखाता हूं और बड़े भाई से मिलती है हमें एक लात, पीठ पर लात मारते हैं घर से बाहर। घर आता हूं, आंखों में आंसू थे। मेरी बड़ी बेटी उस समय 15 साल की थी। उसने कहा कि पापा जी हुआ क्या आपके आंख में आंसू, उदास? मैंने सारी घटना बता दी। उन्होंने कहा कि अरे आप बड़े पापा से अपनी तुलना क्यों करते हो, बड़ी मम्मी से तुलना क्यों करते हो? कहां वो 25-25 हजार रुपए कमाने वाले लोग, कहां वो कार पर चलने वाले लोग, और कहां आपकी 1200 रुपए की नौकरी? क्यों मुकाबला करते हो उनको? मत करो मुकाबला, आप 1200 रुपए में खुश रहो। आप कुछ ऐसा काम करो कि आप उनके मुकाबले में आ जाओ, तब देखना वही भाई जो धक्का मारकर निकलता है आपको धक्का देकर नहीं गले लगाकर घर में लाएगा। और मैंने काम स्टार्ट किया। सुबह हुई, अपने सारे मित्रों को बुलाया। 20 मित्र थे। 20 मित्र को मैंने बैठाया अपने घर के सामने, झोपड़ी के सामने। घर में बैठाने की जगह नहीं थी। एक नीम का पेड़ था, चबूतरा बना हुआ था पत्थर का। मैंने बैठाकर आरसीएम बिजनेस की प्लान दिखाई और सारे मित्रों ने कहा कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्या कमाल का लाए हो बिजनेस, बहुत चलेगा, सभी लोग मिलकर करेंगे, इस बिजनेस को चांद पर पहुंचाएंगे। किसी ने कहा कल ज्वाइन करेंगे, किसी ने कहा परसों, किसी ने कहा 1 सप्ताह बाद, किसी ने कहा शाम को। और एक दोस्त मेरा मिलता है, कहता अभी 11 बज रहे हैं, 2 बजे ज्वाइन करेंगे। बात खत्म। जिस मित्र ने कहा 2 बजे ज्वाइन करेंगे, 3 बजे तक नहीं आता है। मैं 3 बजे उसके घर जाता हूं, और जैसे ही 3 बजे उसके घर जाता हूं, कॉल बेल बजाता हूं, उस मित्र के माता जी आती हैं। मित्र के मां आकर कहती हैं, क्या है बेटा? मैंने कहा थोड़ा सा बोल दें, कुछ काम है। उन्होंने कहा बोल दे किसको? मेरा बेटा तो 4 दिनों से पटना से बाहर है। अरे जिस मित्र से 11 बजे मिला हूं, उसके माता जी का जवाब था 4 दिनों से बाहर। आरसीएम बिजनेस समझ में नहीं आई दोस्तों उस समय। समझ में आई 1 घंटे बाद, जब जिस मित्र ने कहा था शाम को आना। मैं जा रहा था उसके घर, और जैसे ही जा रहा था, ठीक 10-20 कदम आगे वो सब्जी का थैला लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। मेरे से 20 कदम आगे वो था, और ठीक उसके 20 कदम आगे उसका घर था। मैंने सोचा जब आ ही गए हैं तो घर में बात करते हैं, बीच में मैंने आवाज नहीं दी। जैसे वो घर में घुसता है, ठीक 10 सेकेंड बाद मैं उसके घर का कॉल बेल बजाता हूं। उसकी पत्नी आती है, कहते हैं क्या है भाई जी? मैंने कहा थोड़ा सा बोलने के कमलेश जी आए हैं। और उसके पत्नी का जवाब था, सुबह से गए हैं कहीं, अभी तक नहीं आए हैं। सुबह से गए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। और उस समय मेरे को बिजनेस समझ में आ गई कि यह बिजनेस नहीं चलने वाला है। मैंने सोचा कि अब नहीं करना है। घर आया, सो गया कि अब इस बिजनेस को नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है।
4 बार कान पकड़ा, 4 बार गाल पर थप्पड़ लगाई कि अब नहीं करना है। अचानक मेरे बेड पर पड़ा हुआ था आरसीएम टाइम्स, उसको पलट रहा था। 13 जनवरी 2004 का बात है। मैंने देखा कि 14 जनवरी को बीसी छाबड़ा जी का मीटिंग दिल्ली में। मैंने कहा कि बहुत अच्छा मौका है और जब छोड़ना है इस बिजनेस को तो चलते हैं, इस कीट को बीसी छाबड़ा जी के सर पर पटक कर छोड़ेंगे। मैंने ट्रेन पकड़ी पटना से सुबह दिल्ली आकर बीसी छाबड़ा जी के मोबाइल पर फोन किया। उन्होंने कहा कि कमलेश कहां हो? बहुत अच्छा हुआ, आज दिल्ली में मीटिंग है, आ जाओ। मैंने कहा भाड़ में जाए आपकी मीटिंग, हमें इस आरसीएम बिजनेस को करना नहीं है, केवल 1 मिनट मिलकर इस बिजनेस को छोड़ देना है। उन्होंने कहा इस होटल में है, आ जाओ। मैं उस होटल में गया। उन्होंने पूछा क्या हुआ? मैंने सारी बात बता दी और जैसे ही मेरी बात समाप्त हुई उन्होंने कहा अरे नालायक, बस इतनी सी छोटी सी बात के लिए तू पटना से दिल्ली, एक फोन कर दिया होता। अरे 2 रुपए खर्च होते, 4 रुपए का खर्च आता। 2 रुपए खर्च होते, 2 मिनट लगता तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान। मैंने कहा सर जी आप पकड़े गए बातों में। अगर 2 मिनट में सारी समस्याओं का समाधान हो जाता तो मैं आपके सामने 2 घंटा बैठता हूं, करके दिखा दो। उन्होंने कहा 2 घंटा नहीं, 2 मिनट में कर देता हूं। और बीसी छाबड़ा जी अपने स्टाफ को कहते हैं एक पेपर लाओ। उस कागज पर स्केच पेन से कुछ लिखते हैं। स्केच पेन से लिखने के बाद एक लिफाफे में उसको रखते हैं। उस लिफाफे को गोंद में चिपकाते हैं। गोंद से चिपकाने के बाद मेरे से पूछते हैं कि तुमने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन कब की? मैंने डेट बताई 9 जनवरी 2004। उन्होंने उस पर लिखा 9 जनवरी 2005। मैंने कहा सर मैंने 4 बोला। उन्होंने कहा बस इसीलिए मैंने 5 लिखा। फिर उन्होंने कहा कि मैंने आशीर्वाद दिया है तुमको, अरे कामयाब होने से किसकी मजाल की रोक दे, लेकिन पहले तुमको 3 वादा करना होगा। मैंने कहा बताओ, पहले वादा तो बताओ कि करने लायक है कि नहीं। उन्होंने कहा कि यह लिफाफा लो और इस लिफाफे को 1 साल नहीं खोलना। मैंने कहा आप कब बोल कर देखो, 10 साल नहीं खोलूंगा। उन्होंने कहा 10 साल नहीं, 1 साल के बाद। अरे 8 जनवरी 2005 के बाद 9 जनवरी का घड़ी में डेट दिखाए, आप खोल सकते हो। मैंने कहा ठीक है। दूसरा, उन्होंने कहा 1 साल इस बिजनेस को नहीं छोड़ना। मैंने कहा तीसरा, उन्होंने कहा 1 साल तक प्रतिदिन 2 लोगों को प्लान दिखाना। मैंने कहा 4 दिनों में 8 लोगों को प्लान दिखाने में नानी याद आ गई और आप कहते हो 1 साल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा अरे वादा तो करो, झूठा ही सही। और मैंने ऊपर के मन से वादा कर दिया कि ठीक है। उन्होंने कहा कि अब पूछो क्या होगा। मैंने कहा बताओ। उन्होंने कहा 1 साल तक प्रतिदिन 2 लोगों को प्लान दिखाओगे तो क्या होगा जानना चाहोगे? मेरे से उन्होंने पूछा था, मैंने भी कहा था यस। और उन्होंने बताया था कि प्रतिदिन 2 लोगों को प्लान दिखाओगे, महीने में होगा 60 और किसी कीमत पर उसमें से जुड़ ही जाएंगे 2 4 8, जुड़ ही जाएंगे 2 4 8, जुड़ ही जाएंगे 2 4 8। हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा था प्रतिदिन 2 लोगों को प्लान दिखाओ, महीने में होगा 60, किसी कीमत पर उसमें से जुड़ ही जाएंगे 2 4 8 और कुछ करना नहीं है। अरे उस 2 4 8 लोगों से कहो कि अगर 1 साल बाद लाख रुपए महीने कमाना चाहते हो तो तुमको तो बस यही करना है, प्रतिदिन 2 लोगों को प्लान दिखाओ, महीने में होगा 60, उसमें से जुड़ ही जाएंगे 2 4 8। और उनसे भी तुम बस यही बोलना कि अगर 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो 1 साल बाद तो प्रतिदिन 2 लोगों को प्लान दिखाओ, महीने में होगा 60, उसमें से जुड़ ही जाएंगे 2 4 8। और नीचे वाले को भी यही ट्रांसफर करते जाओ, यही ट्रांसफर करते जाओ, यही ट्रांसफर करते जाओ। हाँ दोस्तों, अच्छी लगी उनकी बात। मैं पटना आया, इसी फॉर्मूले पर काम किया और शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं बना तीसरे महीने रॉयल्टी अचीवर, रॉयल्टी अचीवर, रॉयल्टी अचीवर। 7वें महीने मैं बना टेक्निकल अचीवर। बहुत सारे टेक्निकल अचीवर बैठे हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं। जानते होंगे
कि टेक्निकल अचीवर का चेक बहुत बड़ा हो जाता है। मेरे घर में भी पैसा आने लगा था। पैसे की बादल नहीं लगती थी, अरे पैसे की बूंदाबूंदी नहीं होती थी, पैसे की बारिश नहीं होती थी। उस समय मेरे घर में पैसे की बाढ़ आ चुकी थी, बाढ़। लेकिन हां दोस्तों, लेकिन इस लड़के को पैसे से लेना देना क्या, जिस लड़के ने 1200 रुपए में जीना सीख लिया था। हां दोस्तों, इस लड़के को पैसे से लेना देना क्या, जिस लड़के ने 1200 रुपए में जीना सीख लिया था। बस लेना देना था कि इस बिजनेस में मेरे को 1 साल हो और मैं उस लिफाफे को खोलूं कि उसमें बीसी छाबड़ा जी ने लिखा क्या है। 1 साल हुई, 8 जनवरी 2005 की बात। अरे कोई मजाक में भी कहता है कि आज 8 जनवरी है तो यह लड़का भावुक हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। 8 जनवरी 2005 की बात। इतनी खुशियां आ गई थी घर में कि 11 बज जाता था, 12 बज जाता था सोने में। और उस दिन मैंने 9 बजे अपने बच्चों से कहा कि मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, हमको अकेला छोड़ दो। पत्नी से भी यही बात कही। पत्नी दूसरे रूम में, बच्चे दूसरे रूम में चले गए। सोने का नाटक करने लगा। जब देखा कि पत्नी सो गई, सारे बच्चे सो गए, तब मैं जगा, घड़ी देखने लगा कि 12 कब बजता है। 12:01 हो, घड़ी में दिखाए 9 जनवरी का डेट, और मैं उस लिफाफे को खोलूं कि आखिर इसमें बीसी छाबड़ा जी ने लिखा क्या है। 12:01 होता है। मैं उस लिफाफे को खोलता हूं और जैसे ही वह कागज का टुकड़ा निकलता है, उस कागज के टुकड़े को जैसे ही पढ़ता हूं दोस्तों, को शायद विश्वास नहीं हो, यह लड़का चाहे कहीं भी रहता है, किसी मीटिंग में रहता है, अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता है। यह लड़का पढ़ता रहता हूं, रोता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं, रोता रहता हूं, 4 घंटे पढ़ता रहता हूं, रोता रहता हूं। ठीक 4 बजे भोर में मेरी पत्नी आती है रूम में, और जैसे ही देखती है मेरे को रोते हुए, अरे किसी की पत्नी 4 बजे रात को अपने पति को रोते हुए देखे, उसके भी आंख में आंसू आ जाएंगे। लेकिन मेरी पत्नी पागलों की तरह हंसने लगती है और कहते हैं, आप, अरे आपकी आंखों में आंसू, आप तो इंसान नहीं हो, रोने के लिए इंसान का दिल चाहिए। आप तो पत्थर हो और इस पत्थर दिल में आंसू कैसे। अरे आपके आंसू उस दिन भी नहीं निकले थे जिस दिन अपने 1 साल के बेटे को हम लोगों ने पानी पिलाकर पाला था। पानी, अरे दूध नहीं मिलता था, दूध नहीं देती थी भाभी, दूध नहीं मिला था कि अपने 1 साल के बेटे को पानी पिलाकर पालना पड़ा था। लेकिन उस दिन भी इस लड़के के आंख से आंसू नहीं निकले थे। और मेरी पत्नी कहती है, आज आंसू क्यों। और मैंने उस कागज के टुकड़े को दिया जब पत्नी को, वह जैसे ही पढ़ती है मेरे गले लिपट कर रोने लगती है। अचानक बेटी आती है, 15 साल की बेटी, कभी अपने मम्मी पापा की आंखों में आंसू नहीं देखे थे। और पूछती है, पापा जी क्यों। मैंने उस कागज के टुकड़े को दिया। बेटी के भी आंखों में आंसू, लेकिन वह रोती नहीं है, अपने दुपट्टे से अपने मम्मी पापा के आंखों के आंसू को पोंछने लगती है। हाँ दोस्तों, आप जानना चाहते होंगे कि आखिर उसमें लिखा क्या था बीसी छाबड़ा जी ने। अरे बस 2 लाइन तो लिखी थी बीसी छाबड़ा जी ने कि बेटा याद कर 1 साल पहले की बात, जब तुम किट लेकर निकलता होगा, गली मोहल्ले के लोग तुमको फ्रॉड कहते होंगे। अरे मोहल्ले के लोग फ्रॉड करते थे, घर के दरवाजे नहीं खिड़कियां तक बंद कर लेते थे। अपना जीजा साला मानने के लिए तैयार नहीं था, अपना मामा भांजा मानने के लिए तैयार नहीं था, अपना भाई भाई मानने के लिए तैयार नहीं था। अपने दोस्त 1 किलोमीटर दूर से भी देखते थे, वो सब उधर मुड़ जाते थे। लेकिन आज वो सारे के सारे लोग तुमको मुड़ मुड़ कर देख रहे होंगे, मुड़ मुड़ कर देख रहे होंगे, मुड़ मुड़ कर देख रहे होंगे। हाँ दोस्तों,
आज जब यह लड़का गुजरता है गली से तो किसी की हिम्मत नहीं कि दरवाजा खोल कर देखे, खिड़कियां खोल कर देखते हैं लोग। उस दिन अपना जीजा साला मारने के लिए तैयार नहीं था, अरे अपना मामा भांजा मारने के लिए तैयार नहीं था। अपना भाई से कोई पूछता था कि कमलेश, तो कहते थे लोग कि नहीं, दूर के रिश्ते का भाई है, अपना भाई नहीं है। अपना जीजा कहता था दूर का साला है, और आज दूर का जीजा कहता है कि अपना साला, और चचेरा नहीं, दूर का भाई, गांव का नहीं, दूसरे गांव का भी लड़का कहता है अपना भाई, अपना भाई, अपना भाई। क्यों? क्योंकि उस समय मेरे बड़े भाई ने घर से निकाला था, उनको घमंड थी 25,000 रुपए की नौकरी का, और आज यह लड़का, इस आरसीएम बिजनेस ने बनाया क्या इस लड़के को कि आज यह लड़का हर महीने 25,000 इनकम टैक्स देता है, इनकम टैक्स। हाँ दोस्तों, आज से 2.5 साल पहले अपने 2 महीने की कमाई से यह लड़का एक साइकिल नहीं खरीद सकता था, और आज यह लड़का अपने 1 महीने की कमाई से कार खरीद सकता है, कार। जब झोपड़ी में रहता था तो सपने में भी सपना नहीं देखता था कि इस लड़के के पास पटना जैसे शहर में अपने पास घर होगा, अपने पास गाड़ी होगा। और किसी को देखता था मोबाइल पर बात करते हुए तो सोचता था कि बड़े लोग हैं इसीलिए मोबाइल पर बात करते हैं, कभी अपने पास भी मोबाइल होगा क्या। लेकिन 2 साल में, 2.5 साल में आरसीएम बिजनेस का कमाल कि अपने पास घर भी हो गया, गाड़ी भी हो गया, एक नहीं, अरे जिस पॉकेट में हाथ डालो 4-4 मोबाइल हो गया, घर हो गया अपने पास, गाड़ी हो गया अपने पास, मोबाइल हो गया। हाँ दोस्तों, घर भी हो गया, गाड़ी भी हो गया, एक नहीं 4-4 मोबाइल हो गया। आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि इस लड़के का जीने का क्या स्टाइल हो गया। क्यों? अरे 1200 रुपए का नौकरी करता था और इस 29 महीने में आरसीएम ने दिया क्या? 29 महीने में आरसीएम ने दिया 41,36,000 रुपए। जिस भाभी ने घर से निकाला था, आज उस भाभी की हस्ती नहीं कि मैं पटना की जगह पटियाला में भी रहूं तो बिना मेरे से पूछे उस घर में सब्जी बन जाए। जिस भाई ने निकाला था पागल बोलकर, आज जो है मेरा बड़ा भाई आरसीएम बिजनेस के लिए हमसे भी बड़ा पागल हो गया है। लेकिन दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि मेरे पास घर हो गया, गाड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, बहुत अच्छा जीने का स्टाइल हो गया, इससे आपको लेना देना क्या? इससे आपको लेना देना क्या? अरे मेरे पास घर हो गया, गाड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, बहुत अच्छा स्टाइल हो गया, इससे आपको लेना देना क्या? लेकिन एक बात है दोस्तों, ठीक आधे घंटे में मैं बताऊंगा कि यह सब हुआ कैसे, यह सब मैंने किया कैसे। अगर आप लोगों ने कर लिया वैसे तो मेरा दावा है कि आप भी बन जाएंगे बिल्कुल मेरे जैसे। मेरे पास घर हो गया, गाड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, बहुत अच्छा जीने का स्टाइल हो गया, इससे आपको लेना देना क्या? अरे मैं तो चाहता हूं दोस्तों कि आपके पास भी घर हो, आपके पास भी मोबाइल हो, आप क्या महेंद्रगढ़ के किसी सेठ के लड़के जैसे नहीं, बिरला टाटा के बेटे से भी अच्छा आपके जीने का स्टाइल हो। लेकिन आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जानते हैं? अरे बस वही बात जो मैंने किया, और सुन लेंगे क्या किया तो शायद आप हंसेंगे कि इस काम को करने से पैसा भी आ सकता है क्या? अरे हां दोस्तों, और कुछ नहीं किया, बस किया क्या यह लड़का
अपने अपलाइन के हर आदेश का पालन किया। अपने अपलाइन के हर आदेश का पालन किया। अपलाइन मतलब अपलाइन मतलब अपलाइन मतलब अपलाइन मतलब अपलाइन मतलब अपलाइन मतलब अरे अपलाइन मतलब भगवान, और भगवान के किसी आदेश का उल्लंघन नहीं किया जाता है, हूबहू पालन किया जाता है। और मैंने भी अपने अपलाइन के हर आदेश का पालन किया। कैसे? अपलाइन ने कहा बैठ जा बेटा यहां। बहुत लोग कहेंगे सर इस बेंच पर तो धूल लगी है, कैसे बैठूं, सूट खराब हो जाएगा। और मैंने यह नहीं पूछा। अपलाइन ने कहा बैठ जा बेटा, मैं बैठ गया। अपलाइन ने कहा खड़ा हो जा बेटा, मैं खड़ा हो गया। अपलाइन ने कहा इस मीटिंग में चला जा, मैं चला गया। अपलाइन ने कहा इस ट्रेनिंग में चला जा, मैं चला गया। अपलाइन ने कहा इस मीटिंग को लेने चला जा, मैं चला गया। और अपलाइन ने कहा 100% प्रोडक्टिव, नॉट एक्सक्यूज, और यही मैंने किया और कुछ नहीं। आपके सामने बहुत सारे लोग बताए होंगे, अरे मैं भी बता देता हूं, सामने देख लें। मोजा आरसीएम का, अंडरवियर आरसीएम का, गंजी आरसीएम का, शर्ट आरसीएम का, टाई आरसीएम का, पेन आरसीएम का, कोट आरसीएम का, घड़ी आरसीएम का, इस पॉकेट में रुमाल आरसीएम का, चेहरे पर क्रीम आरसीएम का, बालों में तेल आरसीएम का, इस पॉकेट में पर्स आरसीएम का, उस पर्स में एटीएम आरसीएम का, और उस एटीएम में लबालब नोट भरा है वो आरसीएम का। अरे यही तो मैंने किया दोस्तों, और कुछ नहीं किया। अरे करना क्या है? 2 लोगों को तो लाना है। अरे करना क्या है दोस्तों? बस 2 लोगों को तो लाना है इस सिस्टम में। अरे कुछ नहीं करना है दोस्तों, 2 लोगों को लाना है। लेकिन 2 मुर्गे नहीं लाना है, याद रखें। अरे 2 लोगों को लाना है, लेकिन 2 मुर्गे नहीं लाना है। आप मुर्गे मुर्गी की तलाश में होंगे। आप मुर्गे की तलाश में होंगे। सर जी से आग्रह कि इस नोट को उठा लें। सर जी से आग्रह कि इस नोट को उठा लें। इस लक्ष्मी का अपमान नहीं होना चाहिए, कोई उठाकर इसको रख ले। हां दोस्तों, और मैंने कुछ नहीं किया। और दोस्तों मैं कुछ नहीं किया, बस यही किया कि अपने अपलाइन के हर आदेश का पालन किया। अपलाइन ने कहा, हां दोस्तों, अपलाइन ने कहा कि 2 लोगों की जिंदगी बदल दो। मेरे अपलाइन ने कहा कि 2 लोगों का जिंदगी बदल दो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जैसे ही बात आती है 2 लोगों की, लोग कहते हैं अरे 2 लोग मिलेंगे कहां से जिसको मैं जोड़ दूं। इस हॉल में कितने ऐसे लोग हैं जिनको 2 लोग नहीं मिलते हैं? हाथ उठाए, मैं बताता हूं कैसे मिलेंगे। अगर कोई है जिसको 2 लोग नहीं मिलते हैं, हाथ उठा लें। बहुत सारे लोग हाथ उठाए हैं। लेकिन एक दिन यही बात हो रही थी माउंट आबू में, हम और अशोक जी बैठे थे। एक सज्जन ने कहा 2 लोग नहीं मिलते। अशोक पंडित जी ने कहा अरे बेहुदे हाथ नीचे कर, जब मुर्दे को 4 लोग मिल जाते हैं आसानी से, तो जिंदे को 2 मिलने में परेशानी क्यों? और मैंने अशोक जी से कहा कि नहीं सर ऐसे नहीं समझाएं, मैं इनको समझा देता हूं। अरे मैंने उनसे पूछा था कि आपकी शादी हो चुकी है? उन्होंने कहा हां। उन्होंने कहा 4 भाई 2 बहन सबकी शादी हो चुकी है। मैंने कहा आपके लिए बिजनेस बहुत आसान, एक अपने जीजा को जोड़ दो, एक अपने साले को जोड़ दो। मैंने कहा एक अपने जीजा को जोड़ दो, एक अपने साले को जोड़ दो। तब उन्होंने कहा था इतना आसान है आजकल जीजा और साले को बुद्धू बनाना? मैंने कहा अरे ट्राई करके देखो, दुनिया का कोई ऐसा जीजा नहीं कि साला प्यार से कहे और वो जीजा नहीं जुड़े, और दुनिया का कोई ऐसा साला नहीं कि जीजा दबाव से भी कहे और वो साला नहीं जुड़े। हां दोस्तों, अरे आप अपने साले को जोड़ दो, आप अपने साले को जोड़ दो, वो अपने साले को जोड़ेंगे,
वो अपने साले को जोड़ेंगे, वो अपने साले को जोड़ेंगे, वो अपने साले को जोड़ेंगे। इस तरह साले साले जुड़ जाएंगे, कोई साले बच नहीं पाएंगे। लेकिन उस सज्जन ने कहा कि इसके बाद भी, उस सज्जन ने कहा कि इसके बाद भी साले और जीजे नहीं जुड़े, तो मैंने कहा भैया तब तो एक तरीका है जो मैंने किया, और कभी भी मैं वही बताता हूं जो मैंने खुद किया है। मैंने कहा एक काम है लेकिन मर्दानगी वाली है। उन्होंने कहा आपको क्या मैं औरत दिखाई देता हूं? मैंने कहा नहीं, पहले चेक करना पड़ेगा कि आप मर्द हो कि नहीं। मैंने उनके सीने पर हाथ रखा, धड़कता था दिल। मैंने कहा लग तो रहे हो लेकिन कर सकते हो कि नहीं, ये तेरी मर्जी। उन्होंने कहा बता कर देखो मैं कर सकता हूं। मैंने कहा अरे मजाल क्या जीजा और साले की कि वो नहीं जुड़े, तरीका तो सुन लो। उन्होंने कहा बताओ। मैंने कहा जाओ अपने दीदी के यहां, और जब रात की खाने की बात हो, जीजा आपका सामने रहे, दीदी खाना दे, उस खाने को अलग तड़का दो कि खाना नहीं खाना है। जीजा पूछेगा क्यों, उस समय आप अपने दीदी का हाथ पकड़ें और जीजा से कहें साइन करते हो कि ले जाऊं दीदी को। हाँ दोस्तों, उस समय आप जीजा से कहें साइन करते हो कि ले जाऊं दीदी को, और जाएं आप साले के पास और उससे भी कहें कि साइन करते हो कि छोड़ जाऊं बीवी को। कि साइन करो नहीं तो छोड़ जाऊंगा बीवी को। और जैसे ही मैंने कहा, उन्होंने कहा पकड़े गए आप। अरे अभी कह रहे थे कि जबरदस्ती का बिजनेस नहीं है, और ये तो जबरदस्ती हुई। मैंने कहा भैया इतना जबरदस्ती करोगे तो क्या होगा? उन्होंने कहा पूरे के पूरे 6 महीने जीजा और साला दोनों गाली देगा। सुबह 2 गाली और शाम को 4 गाली कि साला ले गया 1500। मैंने कहा बस यही? 6 महीने बाद क्या होगा जानते हो? उसने कहा क्या होगा? मैंने कहा शुरू के 6 महीने जीजा और साला मिलकर गाली देगा, 2 गाली सुबह 4 गाली शाम को कि साला ले गया 1500, और 6 महीने बाद सुबह 4 गाली शाम को 8 गाली देगा कि साला 6 महीने पहले क्यों नहीं ले गया 1500। हाँ दोस्तों, अरे जब तक नहीं समझे हैं लोग, अरे जब तक नहीं समझे हैं लोग तब तक गाली देंगे। सुन लें आप, अरे आजादी के दीवाने जब निकले थे उस समय लोग उनको सिर फिरे कहते थे, और आज जब देश आजाद हुआ उन्हीं को लोग सरफरोश कहते हैं, सरफरोश। चिंता न करें, अरे गाली सुन लें, गाली सुन लें आप, गाली सुन लें, लेकिन ऐसा करें आप। अरे मैं तो कहता हूं लोग बार बार गाली दें, जो आपको ज्यादा गाली देंगे वही आपके लिए ज्यादा ताली बजाएंगे। लेकिन जीजा और साला तो दूर, अरे जीजा और साला तो दूर, बहुत लोग ज्वाइन करते हैं और अपने पत्नी को भी नहीं बताते, डरते हैं पत्नी से। अरे पिताजी को नहीं बताते हैं, मामा जी को नहीं बताते हैं, भाई बंधु को नहीं बताते हैं, अड़ोसी पड़ोसी को नहीं बताते हैं। अरे मैं कहता हूं दोस्तों बताओ, आप नहीं बताओगे तो दुर्घटना हो सकती है। कैसी दुर्घटना? एक बार बिहार में एक बक्सर जगह है, वहां मैं मीटिंग ले रहा था। जैसे ही मैंने फर्स्ट चेक वाले को बुलाया स्टेज पर, एक लड़का आता है और इधर से एक बुजुर्ग खड़े होते हैं और गाली देने लगते हैं। मैंने कहा बाबा गाली क्यों? उन्होंने कहा पहले उस नालायक से पूछो कि उसने आरसी बिजनेस ज्वाइन कब किया। मैंने उस लड़के से पूछा कि भाई आरसी बिजनेस कब ज्वाइन किया? उसने कहा 3 महीने पहले। और फिर बाबा तेज से गाली देने लगे, तेज आवाज में, कि भाड़ में जाए यह नालायक मेरा बेटा। अरे 3 महीने पहले ज्वाइन किया,
बताया तक नहीं, आज मैं इन भाई साहब के साथ ज्वाइन कर लिया। अरे आप ज्वाइन करें तो सबसे पहले अपने माता पिता को बताएं, अपने पत्नी को बताएं। नहीं बताएंगे तो आपके साथ एक बात हो सकती है। रोज पत्नी आपको गाली देती है, लेकिन किसी दिन घर जाएंगे तो होगा क्या? आपकी पत्नी मुस्कुराकर स्वागत करेगी, बिना मांगे चाय लाएगी, पानी लाएगी। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि क्यों, और वह क्यों का राज तब खुलेगा जब बैठा कर कहेगी कि एक बहुत बढ़िया प्लान है, आओ मैं प्लान दिखाती हूं। आपका माथा चकरा जाएगा कि मेरी पत्नी मेरे को प्लान। अरे यही होगा जब आप प्लान नहीं बताओगे पत्नी को। अरे बहुत लोग करते हैं क्या, बहुत लोग डरते हैं कि मेरा पड़ोसी इधर वाला गरीब, मैं कैसे दिखाऊं उसको। बहुत लोग डरते हैं कि मेरा पड़ोसी अमीर करोड़पति, कैसे दिखाऊं इसको। और बहुत लोग डरते हैं कि सामने वाला पड़ोसी पहलवान, कैसे दिखाऊं इसको। दोस्तों, नहीं दिखाएंगे तो एक गलती हो सकती है, और भगवान न करे जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ हो। पड़ोसी को, आप अपने पड़ोसी को प्लान नहीं दिखाते हो कि करोड़पति है, कहेगा क्या। अरे क्या कह लेगा। अरे पहली बार को उस करोड़पति को प्लान दिखाने जाओगे, वो ज्यादा से ज्यादा कहेगा चल हट, समय खराब मत कर। आप चिंता न करें, आप दूसरी बार जाएं और कहें कि भैया इस बिजनेस को एक रिक्शे वाला भी करता है, करोड़पति और पति भी करता है, आप देख लो। वो आपको दरवाजे से हाथ पकड़कर शायद बाहर निकाल दे। आप चिंता न करें, दूसरी बार जाएं, फिर आप दिखाएंगे, वो कहेगा मना किया था ना, अब की बार मत आना, पैर तोड़ दूंगा। आप फिर जाएं, कहें कि सर अरे जब तक नहीं देखे हैं प्लान, तब तक आप कह रहे हैं पैर तोड़ देंगे, एक बार तो देख लो। वो कहेगा चल हट, अब की बार आएगा तो कुत्ता छोड़ दूंगा। आप इसकी चिंता न करें। अरे आप चौथी बार, पांचवी बार जाएं, वो मजबूर हो जाएगा सोचने पर कि ना कहने में तो 10 मिनट लगता है, बहुत जिद्दी लड़का है, हाँ कहने में तो बस 1 मिनट लगता है, चलो एक दिन प्लान देख लेते हैं। और जैसे ही बैठेगा वो प्लान दिखाने, आप प्रेम से उसको प्लान दिखाएं, उसके बाद वह आदमी आरसीएम बिजनेस करेगा। केवल ऐसा नहीं होगा, अरे आपका बिजनेस उसके चलते चलेगा, ऐसा नहीं होगा। आपका बिजनेस दौड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। आपका बिजनेस उड़ने लगेगा, उड़ने लगेगा, उड़ने लगेगा। लेकिन आप प्लान दिखाएं कैसे। मेरा यहां आने का मकसद बस एक कि मैं आपको बताऊं कि आप प्लान दिखाएं कैसे। अरे कैसे इस लड़के ने किया कि 29 महीने में 1.5 लाख लोगों की फौज, 20 टेक्निकल और 72 रॉयल्टी अचीवर, कैसे इस लड़के के टीम में केवल 29 महीने में बस प्लान दिखाने का तरीका जो है। और मैं यही बताने आया हूं कि प्लान दिखाएं आप ऐसे। कोई लिखने की जरूरत नहीं दोस्तों, मेरी बात कोई लिखने लायक होती नहीं है। मैं खुद नहीं लिखता, लिखने नहीं आता, तो लिखने वाली बात मैं करता नहीं। आप चाहे यहां ताली बजाएं, नहीं, आप चाहे ट्रांजिस्टर सुने, आपके दिमाग के अंदर यह बात जबरदस्ती घुस जाएगी ही कि आप प्लान दिखाएं कैसे। अरे आप प्लान दिखाते हो, रोड पर कोई मिलता है, कहते हो अरे भैया कहां था, 1 महीने से तलाश में था। आपको आदमी मुर्गा नजर आता है, आप सोचते हैं चले पिकअप सेंटर पर ले चलें, जितना जल्दी हो इसको हलाल कर दें। मैंने पहले भी कहा था दोस्तों, आप मुर्गा ढूंढोगे, मुर्गी ढूंढोगे तो अंडे से ज्यादा नहीं पा सकते। मुर्गा मुर्गी से ज्यादा अंडा पाओगे। आप पान की दुकान पर प्लान दिखाते हो, अरे कोई पान की दुकान पर मिलता है, पॉकेट में कागज नहीं है, आप पान वाले से कहते हो भैया एक कागज का टुकड़ा दो, वो कहता है कागज का टुकड़ा नहीं है। आप कहते हैं एक सिगरेट का खाली डब्बा दो, उसको फाड़ते हो और उसी पर प्लान दिखाने लगते हो। प्लान तो उसको दिखा देते हो पान की दुकान पर, लेकिन कभी आपने सोचा कि आदमी आया है गांव से,
उसकी पत्नी की तबीयत खराब, डॉक्टर ने 500 रुपए का दवा लिख दिया है और 200 रुपए उसके पॉकेट में है। क्या प्लान दिखेगा? अरे आप प्लान दिखा रहे हो कि देखो एक भिलवाड़ा की कंपनी 1500 रुपए लेती है, 3 पैंट 3 शर्ट का कपड़ा देती है, तेरे बाप का कुछ डूबता नहीं है, 6 महीने 1 साल इंतजार कर, करोड़पति बन जाएगा। आप ऐसे प्लान दिखाते हो, उसके दिमाग में घुसता नहीं है। लेकिन आपने कर क्या दिया उसको? उसकी एक नहीं 6 जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे अगली बार जब उसको कोई दूसरा प्लान दिखाने जाएगा, जैसे बोलेगा आरसीएम, वो आगे बोलने लगेगा भिलवाड़ा वाली 1500 रुपए लेगी, 3 पैंट 3 शर्ट का कपड़ा देगी, न मेरे बाप का न तेरे बाप का किसी का नहीं जाएगा, 1 साल बाद लखपति। आप सोचेंगे ये तो मेरे से ज्यादा जानता है, जुड़ गया है, आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आपने कभी सोचा कि उसकी नहीं, उसके पत्नी की, उसके बच्चे की, उसके बच्चे के बच्चे की, उसके बच्चे की 6 जनरेशन का लाइफ आपने बर्बाद कर दिया। आप ऐसा प्लान कभी न दिखाएं। अरे आप ऐसा प्लान कभी न दिखाएं। मैं बताता हूं प्लान दिखाएं, और जिस तरह मैं बताता हूं प्लान दिखाने के लिए आप प्लान दिखा दें। एक बार उस व्यक्ति के पीछे नहीं भागना होगा, वह व्यक्ति ठीक 1 साल बाद कम से कम लाख रुपए महीना कमाने वाला हो जाएगा। जानना चाहेंगे कैसे प्लान दिखाया जाता है? जानना चाहेंगे सही में? हमको लगता है यहां कोई जानना नहीं चाहता। अगर आप जानना चाहते हैं तो इधर से एक जोरदार म्यूजिक बजेगी और सारे लोग खड़े होकर एक बार जोरदार ताली बजा लें, तब हमें पता चलेगा कि आप सही में जानना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सारे लोग जानना चाहते हैं तो जान लें कैसे प्लान दिखाएं आप, कैसे प्लान दिखाएं आप, बस यही बात जान लें। सबसे पहले आपको मिलती है, आप ज्वाइन करते हो 3 पैंट और 3 शर्ट का कपड़ा। आपको मिलता है 3 पैंट और 3 शर्ट का कपड़ा। सबसे पहला काम आप सिलवाएं किसी अच्छे दर्जी से, कपड़ा लेकर घर आएं, सुबह जगें, नहाएं, दाढ़ी बनाएं चकाचक, बूट पॉलिश करें और एक नया पैंट शर्ट पहने। घर से निकलें बिना बैग लिए हुए। घर से निकले, आपका काम क्या? आप गांव में रहते हैं, पूरे गांव में, शहर में रहते हैं, अपने मोहल्ले में, जो भी मिले सामने प्रणाम चाचा, प्रणाम चाची, प्रणाम ताऊ, प्रणाम ताई, प्रणाम भैया, प्रणाम भाभी, प्रणाम दीदी, सबको प्रणाम करके आइए। 10 बजे घर आइए, खाना खाइए, 11 बजे फिर निकलिए। लेकिन शर्त, पहले वाला कपड़ा खोल दीजिए, दूसरा पहन लीजिए। फिर आप यही काम करके आइए, प्रणाम चाचा, प्रणाम चाची, प्रणाम भैया, प्रणाम भाभी। 2 बजे फिर आप वापस आइए, नाश्ता कीजिए, फिर निकलिए, लेकिन दूसरा कपड़ा खोलकर तीसरा पहन लीजिए। अब जैसे ही तीसरा पहनकर निकलेंगे, सामने किसी एक व्यक्ति को प्रणाम करेंगे, वह पूछेगा भैया यह कैसे? अरे यह कैसे? कल तक एक कपड़ा 4 दिन, आज सुबह से तीसरा चौथा कैसे? आप बताइए। अरे तेरे को नहीं मालूम, एक 12,000 करोड़ रुपए की कंपनी है जिसका 41% का पार्टनर बन गया हूं, तू भी बन सकता है, तू भी बन सकता है। वो बताएगा कि बता भैया, और जैसे ही कहे कि बता भैया, आप कहें डायरी निकालें और कहें कि अपना नाम लिखा दे, अभी तेरे से पहले 300 लोगों को बताना है, उसके बाद 15-20 दिन बाद तेरा नंबर आ जाएगा, बता दूंगा। अब जैसे ही आप कहेंगे 15-20 दिन बाद, वो कहेगा अरे मैं तेरा नजदीकी दोस्त, 20 साल से तेरे साथ, और मेरा नंबर 15-20 दिन बाद, अरे आज बताना। आप हाथ जोड़ लें कि आज का 7 लोगों का नंबर है, आज तो किसी कीमत पर नहीं हो सकती है, चल जा, जिस दिन नंबर आएगा बता देंगे, तेरा नाम लिख लिया है। आप 4 कदम आगे बढ़ें,
हाथ पकड़ेगा, जो दोस्त आपसे बात नहीं करना चाहता है आपके सामने सरेंडर हो जाएगा कि भैया मैं तेरा नजदीकी दोस्त, बताना, तो आप बता सकते हैं? नो। अरे उसके बाद कहे कि आज तो किसी कीमत पर नहीं, लेकिन चल कल 10 बजे का बाद का सारा प्लान है, कल मैं तेरे घर सुबह आ जाता हूं, बता दूंगा। वो कहेगा कितने बजे? आप उसको समय दे दें 7 बजे। अरे 7 बजे का आप समय दें उसको, 8 बजे तक आप अपने घर में सोए रह जाएं। आप 8 बजे जगे, तैयार हो और तैयार होकर 9 बजे उसके घर जाएं। मेरा दावा है दोस्तों कि अगर 9 बजे भी आप उसके घर जाएंगे, गेट पर खड़ा होकर वह आपका इंतजार करता हुआ मिलेगा। जैसे ही आप गेट पर जाएंगे, वो आपका हाथ पकड़ेगा, वो आपका हाथ पकड़ेगा, हाथ पकड़कर अंदर ले जाएगा और पत्नी से कहेगा भाई साहब के लिए जल्दी से चाय, और आप हाथ जोड़ लें कि माफ करना भाई मैं तेरे घर का चाय नहीं पी सकता। उसका दिमाग फिर खराब कि कल तक चाय पीने के लिए झगड़ा करता था, आज कहता है चाय नहीं पी सकता। अरे आप कहें हाँ दोस्त मैं नहीं पी सकता, तेरे घर आरसीएम की चाय तो होगी नहीं और मैं आरसीएम के सिवा दूसरा पीता ही नहीं। वो कहेगा आरसीएम क्या है? तब बताएं यही है मेरी कंपनी जिसका 41% का पार्टनर हूं, लेकिन चिंता मत कर, ये हले पॉकेट चाय का एक छोटा सा पैकेट निकालें, इसमें से बनाकर मंगवा तब मैं पी सकता हूं। वो अपने पत्नी को देगा कि इसमें से बनाकर ला, पत्नी उसकी चाय बनाकर लाएगी, आप पिए, वो पिए, उसकी पत्नी पिए, तब आप पूछें चाय कैसी लगी? अरे जिस चाय में आरसीएम की चाय पत्ती मिली हो वो खराब नहीं हो सकता, और बनाया है उसके पत्नी ने, उसकी हिम्मत नहीं की खराब कर दे। वो कहेगा बहुत अच्छा, और जैसे ही कहे बहुत अच्छा उसके बाद तो प्लान दिखा सकते हैं? नो। अरे आप प्लान तब तक नहीं दिखाए जब तक आपके भीतर उसको इंसान की जगह पर भगवान न नजर आने लगे। जब तक वह उसके नजरों में आप इंसान नजर आ रहे हैं, तब तक भूल कर प्लान नहीं दिखाएं। आपको वहां ऐसा सिचुएशन पैदा करना है कि उसको लगे कि नहीं मेरे घर भगवान आया है मेरे भलाई के लिए, और आप दिखाते हैं प्लान कि सामने वाले को लग जाता है कि हमें फंसाने आया है। आप फंसाने वाला काम नहीं करें। अरे आरसीएम बिजनेस में फंसाना नहीं है, आरसीएम बिजनेस में ऐसा करें कि लोग गाली ना दें कि फंसा गया, अरे आप अपने को गाली दें कि भगवान ऐसे व्यक्ति को भेजे कि वो बार बार फंसाए, बार बार फंसाए। हाँ दोस्तों, जैसे ही चाय पिए आप उससे पूछें कि माताजी की तबीयत कैसी है? वो कहेगा ठीक है पहले से। आप कहें अंकल ठीक हैं? वो कहेगा पहले से ठीक। आप कहें भाभी जी की तबीयत तो ठीक रहती है? वो कहेगा ठीक। आप उसके छोटी बिटिया को गोद में लें और पूछें कि गुड़िया का एडमिशन किस स्कूल में कराया है, और जैसे ही वो स्कूल का नाम ले उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाएं आप। लेकिन याद रखें उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा, लेकिन हाथ का तमाचा नहीं, शब्दों का तमाचा। अरे शब्दों का तमाचा लगाएं कि अरे नालायक तू मेरा दोस्त नहीं हो सकता, इस राजकुमारी जैसी फूल कुमारी जैसी गुड़िया का एडमिशन इस स्कूल में, तू मेरा दोस्त कैसे? जो दोस्त कल तक बहुत बड़ा बनता था उस समय आपके कदमों पर लेटा हुआ पड़ा मिलेगा। वो कहेगा, अरे वह कहेगा तू तो दोस्त जानता है कि मेरी हस्ती ऐसी है कि इस स्कूल में भी अपने बिटिया को मैं किस मुश्किल से पढ़ा पाता हूं, सारा कुछ जानता है, फिर क्यों ऐसी बात बोलता है? तब आप सीना तान कर कहें जैसे मैं कहता हूं, अरे 2 साल पहले दोस्त यही बात मैं भी सोचता था
कि कहां पढ़ाऊं अपनी बिटिया को, लेकिन आज इस आसिम ने ऐसा हस्ती बनाया कि हिंदुस्तान के किसी भी स्कूल में पढ़ा सकता हूं, अपनी बिटिया को पढ़ा सकता हूं। जब ऐसा करेंगे दोस्त, जब ऐसा करेंगे तो वो जुड़ जाएगा आपका दोस्त। केवल ऐसा नहीं होगा, उस समय एक जोरदार झगड़ा होगा पति पत्नी दोनों में। अरे उसके पति पत्नी दोनों में एक झगड़ा होगा। झगड़ा तभी होता जब आप बाजार में पान की दुकान पर उसको जोड़ देते, और झगड़ा तभी होगा जब उसके घर जाकर आप जोड़ रहे हैं। लेकिन दोनों झगड़े में अंतर क्या? अरे पहला झगड़ा होता कि आप किट लेकर जाते बाजार से, वो बोलते, पत्नी बेलन चला देती आपके सर पर कि नलायक 1500 रुपए बर्बाद कर आया। अरे पत्नी बेलन चलाती कि 1500 रुपए बर्बाद, और उस घर में भी उस समय झगड़ा होगा। पत्नी कहेगी भैया पहले मेरे को जुड़ जाने दो, पति कहता नहीं ठहर पहले मेरे को जुड़ जाने दो। हाँ दोस्तों, अगर ऐसा आपने कर लिया तो कोई कारण ही नहीं बनता है कि आप 90 दिन के अंदर रॉयल्टी अचीवर नहीं हो सकते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो 3 महीने में रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं? बहुत सारे लोग हैं। हाँ दोस्तों, स्टाम्प पेपर लाओ। अरे स्टाम्प पेपर लाओ, मैं लिख कर दे देता हूं, जो मैं बता रहा हूं वो कर लो, और 90 दिन के अंदर आप रॉयल्टी अचीवर नहीं होंगे तो आपका जूता मेरा सर। ऐसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन आपको करना है क्या? जो काम मैं बता रहा हूं उसको कर लो। 1 दिन में कर लो, 10 दिन में कर लो, 20 दिन में कर लो, 3 महीने में कर लो, 6 महीने में कर लो। जिस दिन आप यह काम कर लेंगे, ठीक उसके 90 दिन बाद आप रॉयल्टी अचीवर होंगे। जाना चाहते हैं कौन सा काम? अरे अपने टीम में केवल आप 50 ऐसे लोग पैदा करें। 51 लोगों की जरूरत नहीं है रॉयल्टी अचीवर बनने के लिए। केवल 50 लोगों से आप रॉयल्टी अचीवर बन सकते हो। लेकिन वह 50 कैसे हो? अरे 50 केवल ऐसे लोग पैदा कर लें जो डेली 2 लोगों को प्लान दिखाएं, जो डेली 1 घंटा कैसेट सुने, और जो डेली आधा घंटा किताब पढ़ें। अरे बहुत ज्यादा काम नहीं, 2 लोगों को प्लान दिखाएं, 1 घंटा कैसेट सुने और आधा घंटा किताब पढ़ें। जिस दिन आपके टीम में ऐसे 50 लोग हो जाएंगे, ठीक उसके 90 दिन के अंदर आप रॉयल्टी अचीवर हो जाएंगे, रॉयल्टी अचीवर हो जाएंगे। और एक और बात इस मंच से मैं बोलने जा रहा हूं, शायद ऐसी बात किसी लीडर की हिम्मत नहीं हो कि स्टेज से बोल दे, लेकिन मैंने कहा कि मैं बिहारी हूं, न अट करता हूं न पट करता हूं, जो भी करना होता है झटपट करता हूं। किसी सामने वाला को अगर मैं उसके भलाई के बारे में कहूं, उसको बुरा लगे तो लग जाए। कितने लोगों को आरसीएम बिजनेस करना है? थोड़ा सा हाथ उठा दें। तो हाँ दोस्तों, तरीका क्या है आरसीएम बिजनेस का? आरसीएम बिजनेस करने का तरीका क्या है? अगर आप आरसीएम करें तो मर्दों जैसा नहीं करना है, बैठ जाएं औरतों जैसा। लेकिन यहां बहुत मताहत बने बैठी हैं, वो कहेंगी अरे औरत कम है क्या? मैं औरत का मतलब वह औरत नहीं। अरे मेरे नजर में झांसी की रानी से बड़ा मर्द हिंदुस्तान में हुआ ही नहीं, जिसका कलेजा औरतों जैसा है। करना है तो मर्दों जैसा, नहीं करना है औरतों जैसा, हिजड़ों जैसा नहीं कि करना भी है नहीं भी करना है। हाँ दोस्तों, हाथ जोड़कर प्रार्थना है मेरी कि आप आरसीएम करें तो आरसीएम जैसा, मर्दों जैसा, नहीं करें औरतों जैसा, हिजड़ों जैसा नहीं कि करेंगे भी नहीं करेंगे, 10 दिन करेंगे 20 दिन नहीं करेंगे। अरे आप धोखा दे रहे हो, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो कि किसको धोखा दे रहे हो। अरे आप किसको धोखा दे रहे हो जानना चाहते हो?
आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप अपने इस देश को धोखा दे रहे हो, आप अपने समाज को धोखा दे रहे हो, आप अपने माता पिता को धोखा दे रहे हो, आप अपने पत्नी को धोखा दे रहे हो, आप अपने बच्चों को धोखा दे रहे हो। अरे आप आरसीएम करें, आप आरसीएम करें, आरसीएम तो आपको करना ही है, लेकिन आप आरसीएम करो मर्दों जैसा। अरे मर्दों जैसा नहीं करना है तो बस 1 मिनट सुन ले एक बात। आज यहां से जाएं, आप आज यहां से जाएं, कलेक्टर हो, मिनिस्टर हो, वरिष्ठ हो, बहुत बड़े व्यापारी हो, आप आज यहां से जाएं, रात को आप सोएं, 2 बजे रात को जगें और 2 बजे रात को जगने के बाद पूरे घर में घूम कर देखें, आपके पत्नी, बच्चे, माता पिता अरे चैन की नींद सो रहे होंगे, क्योंकि उनको मालूम कि आपका सपोर्ट आज उनके पीछे है। और लेकिन 1 सेकंड के लिए अपने को पर्दे से हटाकर देखें कि कल मैं इस दुनिया में नहीं रहूं तो आपका रूह कांप जाएगा कि आपके बच्चे चैन से सो सकते हैं क्या? नहीं सो सकते। लेकिन अगर आप आरसीएम के रॉयल्टी अचीवर हैं, आरसीएम के टेक्निकल अचीवर हैं, तो उसी जगह पर रख कर देखें, अरे आप चैन से जी नहीं, चैन से मर सकते हैं, बस इसलिए कि आपके जाने के बाद आरसीएम जैसा सपोर्ट आपके बच्चों के पास, आपके पत्नी के पास, आपके पिता के पास रहेगा। अरे बहुत दूर की बात नहीं, आपके बगल चंडीगढ़ की बात, सतीश पंडित जी का नाम कितने लोग सुने हैं? तो एक बात जान लें, यह लड़का बहुत मामले में बहुत खुशनसीब है कि सतीश पंडित जी मरने से पहले आखिरी बार मेरे से बात हुई थी। सतीश पंडित जी से फोन पर मरने से ठीक 15 मिनट पहले मेरे से बात हुई थी। पटना का मैंने एक डेट लिया था उनसे। सतीश पंडित जी 3 सितंबर को मुकेश कोठारी जी का प्रोग्राम था पटना में। मुकेश कोठारी जी और मैं मेरे घर पर खाना खा रहे थे। उनका, सतीश पंडित जी का मेरे मोबाइल पर फोन आया कि कमलेश जी ठीक है कि डेट दे देते हैं पटना का। बात हुई, अभी फोन मैंने रखा, 15 मिनट बाद फोन आया केसी छाबड़ा जी का कि सतीश पंडित जी इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन सितंबर में, अगस्त में काम करके सतीश पंडित जी सितंबर में इस दुनिया से गए थे और उस महीने का उनका चेक था 1,74,000 रुपए का। लेकिन पिछले महीने का सतीश पंडित का चेक था 3,02,000 रुपए का। अरे जब सतीश पंडित जी इस दुनिया में थे, चेक 1,74,000, सतीश पंडित जी इस दुनिया में नहीं है, 9 महीने हो गए, चेक 3 लाख से ज्यादा। उनके बच्चों को, उनके पत्नी को, सतीश पंडित जी तो हम नहीं लौटा सकते थे, लेकिन आज उनके बच्चों को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। और हाथ नहीं फैलाने की बात जब आती है तो रितिका राठौर वह बात हमें बहुत याद आती है कि रितिका राठौर अपने कैसेट निकला है नया फायर। उस कैसेट में रितिका राठौर जी कहती हैं कि जब शुरुआती दिनों में मैं प्लान दिखाने जा रही थी तो मेरा 2.5 साल का बच्चा बीमार था। मैं अपनी सास माँ के गोदी में देकर जा रही थी तो सास माँ कहती हैं, जब बच्चा रोकर साड़ी पकड़ लेता है तो कहती हैं कि बेटा पैसा पैसा पैसा। अरे क्या होगा पैसा? 2.5 साल का बेटा बीमार और तुम इसको छोड़कर जा रही हो प्लान दिखाने। उस समय रितिका राठौर जी कहती हैं कि सासू माँ बस इसीलिए जा रही हूं। अरे आज मेरा बेटा रो रहा है, इसको देख कौन रहा है? मैं और आप इस घर में, और इसीलिए प्लान दिखाने जा रही हूं कि कल जब मेरा बेटा बड़ा हो तो दुनिया के सामने रोकर उसको हाथ नहीं फैलाना पड़े, हाथ नहीं फैलाना पड़े। और उसका नतीजा क्या हुआ दोस्तों कि आज रितिका राठौर और उनके हस्बैंड मिस्टर अनूप शेखावत जी दोनों के दोनों रूबी हो चुके हैं। रूबी दोनों का 4-4 लाख रुपए का चेक आता है महीने का। आपको भी यही करना होगा। और जब आप शुरू में यह काम करेंगे तो लोग आपको कहेंगे गधा। अरे हाँ दोस्तों, लोग आपको कहेंगे गधा। मेरे को भी लोगों ने कहा था गधा। और मैं लोगों से पूछता हूं
कि इस पृथ्वी पर एक मनुष्य कोई बताए जो गधा नहीं है। अरे जन्म लेने के बाद हर मनुष्य गधा होता है। जो खेती करता है, जो बिजनेस करता है, वो जीवन भर के लिए गधा। जो नौकरी करता है वो 40 साल के लिए गधा, लेकिन जो आरसीएम करता है सिर्फ 2 साल के लिए गधा। ऐसा कर सकते हो आप। लेकिन सबसे जरूरी चीज कि अगर चाहते हो आप कि आपका बिजनेस चले तो आप अपने पत्नी को साथ लाएं। हर मीटिंग में आप अपने पत्नी को साथ लाएं। मैं भी शुरुआती दिनों में ऐसा गलती कर चुका था, और जब गलती करता था उस समय मेरी पत्नी से कोई कहता था जाकर कि कमलेश भैया कहाँ हैं, वो कहती थी भाड़ में जाए तेरे भैया, पता नहीं कौन सा काम करते हैं, सुबह 6 बजे जाते हैं 11 बजे लौटते हैं, किसी दिन नहीं भी आते हैं, हमें तो शक है कि कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं चले गए। लेकिन जिस दिन से पत्नी को लाया उस दिन दोस्तों हुआ क्या। अरे आप भी अपने पत्नी को ला कर देखो। जब तक नहीं लाओगे अपने पत्नी को, अरे पत्नी को लाओ, पड़ोसी की पत्नी को लाओ, बैठाओ अपने पत्नी के साथ, अपने पत्नी के साथ उसको बैठाओ। जो आपकी पत्नी आपके पड़ोसी की पत्नी से कहती थी कि मेरा पति है 0, जिस दिन आप स्टेज पर आएंगे अपने पड़ोसी की पत्नी को क्यों नहीं मारकर आपकी पत्नी कहेगी देखो जिसको मैं समझती थी 0, स्टेज पर वही खड़ा है मेरा हीरो। तो सारे लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं 100% प्रोडक्ट करें, 100% प्रोडक्ट यूज। जैसे कल फरीदाबाद में मीटिंग थी, सामने एक व्यक्ति बैठे थे, मैंने बुलाया कि सामने आप बैठे हो क्यों। मैंने एक लड़के से पूछा हाँ सर 6 महीने से करते हैं। मैंने कहा 6 महीने से करते हैं और दूसरे कंपनी का कपड़ा पहने हैं। उन्होंने कहा कि सर घर में रखे हैं सिलवा लेंगे। मैंने उनको स्टेज पर बुलाया और पूरे पब्लिक के सामने कहा क्या आपकी शादी हो चुकी है। उन्होंने कहा हाँ 6 महीने पहले। मैंने कहा तो पहले क्या करते थे। उन्होंने कहा बीएसयू बनारस में पढ़ते थे। मैंने कहा पढ़ते वक्त किसी लड़की से आपने प्यार किया था। उन्होंने हंसते हुए कहा मुस्कुराते हुए कि सर अरे प्यार की बात करते हो, अरे पापा की प्रतिष्ठा की बात नहीं होती तो मेरी शादी उससे हो जाती। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, अब आपकी शादी किसी और लड़की से हो गई, अब आप उस प्रेमिका के साथ पिक्चर देखने जा सकते हो। उन्होंने कहा पत्नी सर फोड़ देगी, समाज के लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा 6 महीने पहले आरसीएम से आपकी शादी हो चुकी है, इस प्रेमिका के साथ क्यों घूम रहे हो।